गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। अब देखिए 10th प्रॉब्लम क्या कहती है। इसमें उन्होंने कहा है हाउ मेनी even numbers are there with 3 digits such that if 5 is one of the digit then 7 is the नेक्स्ट डिजिट। चलो सोचो जरा, फिर मैं बताऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको 3 डिजिट के नंबर बताने हैं। हमें क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और वो नंबर कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। हमें सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो भी कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कहीं पर अगर आप 5 यूज कर रहे हो तो उसके बाद जो डिजिट आएगी वो हमेशा क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने कहा आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। सबसे पहले क्या कहा है मैंने, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। दूसरा वो इवन होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या कहा है, अगर 5 अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। सही। सोचो कैसे करोगे, फिर मैं बताता हूँ। देखता हूँ भी। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, आप 5 को अगर यहाँ प्लेस करते हो तो उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो 5 को अगर आप यहाँ प्लेस करते हो तो नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। अच्छा अब बताओ 5 को क्या मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैं 5 को यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, अगर मैं 5 को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 7 प्लेस करना पड़ेगा। उस केस में ये इवन नंबर नहीं रहेगा। क्लियर है। अच्छा अब क्या मैं 5 को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? 5 को मैं यहाँ पर भी प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? फिर वो इवन नंबर रह जाएगा, इवन नंबर नहीं बनेगा ना। उस केस में वो इवन नंबर नहीं बनेगा। तो हमें ना तो ये वाली कंडीशन लेनी है, कंसीडर करनी है, ना ही ये वाली कंडीशन कंसीडर करनी है। तो देखो पहले केस में हम क्या लिखेंगे, केस 1, if 5 is placed on the hundreds place। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो। क्वेश्चन में हमने कहा है आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी वो इवन नंबर होना चाहिए। तीसरी अगर इसमें कहीं पर आप 5 यूज कर रहे हो तो 5 के जस्ट बाद जो सी डिजिट आएगी उसको हमें क्या करना है, 7 से प्लेस करना है। तो मैं केस 1 ले रहा हूँ, इफ 5 इज प्लेस्ड ऑन द हंड्रेड्स प्लेस। मान लीजिए 5 को आप यहाँ पर प्लेस करते हो तो कंडीशन क्या है, अगर 5 कहीं पर आप यूज कर रहे हो तो उससे एडजेसेंट जो भी डिजिट आप यूज करोगे वो क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो इस वाली 100 प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 1। और 10 प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 1। अच्छा अब ये 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। सेकंड वो इवन भी होना चाहिए। तो इवन
अगर आपको नंबर बनाना है तो उस केस में ये जो यूनिट प्लेस होती है इसमें क्या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इन पांचों में से कोई एक नंबर यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हो गई, 5। तो ऐसे में कितने नंबर बनेंगे, ये सिर्फ 5 नंबर हम बना पाएंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, केस 2 देखिए। केस 2 में हम मानते हैं हम 5 को यूज ही नहीं कर रहे, 5 को हम यूज ही नहीं कर रहे। क्यों? अगर हम 5 को यूज करेंगे तो कंपल्शन है कि उसके नेक्स्ट 7 आना चाहिए। अगर हम 5 यूज ही ना करें तो उस केस में कंडीशन अपने आप ही क्या होगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां लिखूंगा इफ 5 इज नॉट प्लेस्ड। सही है? तो इस केस में मैं 5 यूज ही नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? तो देखो इस केस में ये जो 100 प्लेस है इसे मैं किससे भर सकता हूं, इसको मैं 8 वेज से भर सकता हूं। कैसे 8 वेज से भर सकता हूं, ना तो यहाँ पे 0 यूज हो सकती है, ना यहाँ पे 5 यूज हो सकता है। या क्या समझ बच्चों? पहले आप इतना नोट कर लो फिर मैं बताता हूं दूसरा। इतना नोट कर लो बच्चों पहले। इसमें मैंने ये कंसीडर किया है कि 5 को जो है मैं 100 प्लेस पे यूज कर रहा हूँ। 5 को अगर मैं 100 प्लेस पे यूज करूंगा तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसकी नेक्स्ट जो डिजिट यूज होगी वो क्या होगी, 7 होगी। तो इस केस में 100 प्लेस को भरने के लिए हमारे पास एक चॉइस है और 10 प्लेस को भरने के लिए हमारे पास एक चॉइस है। अच्छा, ये 3 डिजिट के नंबर हम बना रहे हैं और नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन नंबर की क्या पहचान होती है, इवन नंबर की पहचान होती है कि उसकी जो यूनिट प्लेस होती है उसमें या तो 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है या 8 आता है। सही है? तो ये वो केस है जिसमें 5 को हम क्या कर रहे हैं, 100 प्लेस पर यूज कर रहे हैं। 5 को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैं 5 को यहाँ पर यूज करता हूँ तो उसके नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 7 होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ये इवन नहीं रहेगा। अच्छा, 5 को मैं यहाँ पे भी यूज नहीं कर सकता। क्यों? हमें 3 डिजिट का जो नंबर बनाना है वो इवन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 5 प्लेस कर दूंगा तो ये इवन नंबर नहीं रहेगा। सही? तो ये तो केस 1 है। केस 1 में सिर्फ 5 नंबर बन सकते हैं। अब मैं आपको केस 2 बताता हूँ। केस 2 में मैं ये एज्यूम करूंगा कि मैं 5 यूज ही नहीं कर रहा, 5 मैं यूज ही नहीं कर रहा। ये नोट कर लीजिए पहले आप लोग। अच्छा, अब देखो सेकंड केस में इन्होंने क्या कहा है। केस 2 है इफ 5 इज नॉट प्लेस्ड। हम 5 को कहीं पर भी प्लेस नहीं करते। तो इस केस में देखो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना। तो अब आप देखो, अगर आपको कोई 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसमें ना हम ये जो 100 प्लेस है इसमें 0 नहीं फिल कर सकते। इसमें हम 0 नहीं फिल कर सकते। क्यों? अगर मैं यहाँ पे 0 फिल कर दूंगा तो यहाँ पे यूज तो 3 डिजिट होंगे मगर ये 2 डिजिट नंबर कहलाएगा। सही है? अच्छा, तो अब यहाँ पे 0 यूज नहीं कर सकते और 5 यूज करने को हम मना ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस होंगी, 8 चॉइसेस होंगी। तो यहाँ पे 100 प्लेस जो है उसको आप कितने वेज से भर सकते हो, 8 वेज से भर सकते हो। अच्छा, अब ये जो 10th प्लेस है इसमें आप 5 यूज नहीं कर सकते। बाकी जो डिजिट होते हैं जितने भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी डिजिट यूज कर लो, 5 नहीं यूज कर सकते। क्यों? हमने कंसीडर किया है ना केस 2 जिसमें हम 5 यूज ही नहीं कर रहे। क्लियर है? तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस होंगी, 9। अच्छा, अब ये जो नंबर आपको बनाना है 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर की क्या पहचान होती है
कि उसकी जो यूनिट प्लेस होती है उसमें या तो 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है या फिर 8 आता है। तो ये कितने तरीके से भर सकते हो आप? 5 वेज से इसको भर सकते हो। तो यहाँ पे कितने नंबर्स बनेंगे बच्चों? 360 नंबर्स बनेंगे। तो टोटल नंबर कितने बन गए बच्चों? केस 1 में कितने नंबर बन रहे थे? 5। केस 2 में कितने बन रहे हैं? 360। तो टोटल 365 नंबर्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? 5 को आप यूनिट प्लेस पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? फिर वो इवन नहीं रहेगा ना। नहीं नहीं, जो सा यूज नहीं करना उसको नहीं लिखेंगे। कर लिया बच्चों? इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 11। देखो 11 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ diagonals of a n-sided polygon, n-sided convex polygon। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन तो एन साइडेड है, मगर मैं ना आपको आसानी के लिए 6 साइडेड ले रहा हूं। तो पहले तो पॉलीगन समझ लो क्या होता है। पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा साइड्स होती हैं। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा साइड्स होती हैं। ट्रायंगल जो होता है वो भी पॉलीगन होता है, स्क्वायर जो होता है वो भी पॉलीगन होता है, पेंटागन जो होता है वो भी पॉलीगन होता है, हेक्सागन जो होता है वो भी पॉलीगन होता है। क्लियर है? अच्छा, अब इन्होंने कहा है आपको बताना है कि एक 6 साइडेड पॉलीगन आपको दे रखा है। आपको एक पॉलीगन दे रखा है जिसकी 6 साइड है, उसमें आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने कितने होंगे। तो देखो क्वेश्चन में तो n है, 6 मैंने आसानी के लिए रख लिया है, सही है। अच्छा, अब देखो पहले मैं एक पॉलीगन बनाता हूं जिसमें 6 साइड्स हों। ये हो गया बच्चों पॉलीगन जिसकी 6 साइड है। अच्छा, अगर इस पॉलीगन की 6 साइड है तो इसमें 6 ही वर्टेक्स होंगे। एक वर्टेक्स ये रहा, एक 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 ये रहा, सही है। जितने पॉलीगन की साइड्स होती है, जितनी पॉलीगन की साइड्स होती हैं उतने ही वर्टिसेस से वो बनता है, सही है। जैसे ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, उसमें 3 ही साइड होती हैं। स्क्वायर के कितने वर्टेक्स होते हैं? 4, उसमें 4 ही साइड होती हैं। अब ये हेक्सागन है, हेक्सागन में कितने वर्टेक्स होते हैं? 6, तो 6 ही इसकी क्या होती है? साइड होती है, सही है। अब आपको बताना है ये जो हेक्सागन है इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, कितने डायगोनल्स होंगे। तो इस क्वेश्चन का ना कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो आपके पास ना यहाँ पे 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर कितनी लाइनें बनेंगी? पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही है, ये आपको 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से कोई से भी 3
पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। अब आपको बताना है इन 6 पॉइंट से हम कितनी लाइनें बना सकते हैं। तो देखो 6 लाइनें हैं, तो इससे कितनी लाइनें बना सकते हो आप? 6C2। क्यों? आपको 6 पॉइंट दे रखे हैं, एक लाइन बनाने के लिए हमें कितने चाहिए होंगे? 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन बनाने के लिए कितने चाहिए हमें? 2 पॉइंट चाहिए। तो 6 पॉइंट में से हमें 2-2 पॉइंट्स का जो है सेट सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से 6 में से 2 पॉइंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो? 6C2 वे से आप क्या कर सकते हो? पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। सही है? तो 6 लोगों में से आपको अगर 2 लोग सिलेक्ट करने हो तो कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट करोगे? 6C2। तो इन 6 पॉइंट से 6C2 लाइंस बन सकती है। मैं कुछ बना के भी दिखा देता हूं आपको। सही है? सारी तो नहीं बना रहा मैं, कुछ एक मैंने बना दी, कोई एक आधी हो सकता है छूट गई हो। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें हमें गिनने नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। अब आप गौर से देखो, अगर मैं कोने वाली लाइनें छोड़ दूं तो बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो सारी सारी क्या है? डायगोनल है। सही है? तो देखो ये 6 वर्टेक्स हैं, इनके कोने में कितनी लाइनें बन रही हैं? एक ये बन रही है, 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 एक ये बन रही है। कितनी लाइनें बन रही है? 6। तो 6C2 टोटल लाइंस हैं जो बनेंगी इन 6 पॉइंट से। इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर लूं तो बाकी जो लाइंस बचेंगी वो क्या होगी? सारी की सारी डायगोनल्स होंगी। ये आगे बात समझ? देखो आपको 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 6 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कितनी लाइनें बनेंगी? तो आप ये देखो, एक लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो 6 पॉइंट्स में से आपको 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन देखने कितने बनते हैं? 6C2। तो इन 6 पॉइंट्स को ज्वाइन कर हम 6C2 लाइंस बना सकते हैं। अच्छा, अब इनमें से कितनी लाइंस ऐसी हैं जो डायगोनल नहीं है? तो ये जो कोने की 6 लाइंस हैं ये डायगोनल नहीं है, बाकी सारी लाइंस क्या है? डायगोनल है। तो 6C2 से हम क्या करते हैं? 6 को माइनस कर देते हैं, इतने नंबर ऑफ डायगोनल्स बन जाते हैं। आगे समझ? अच्छा, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे n साइडेड लिख दूं कि आपको एक पॉलीगन दे रखा है उसमें n साइड्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे? nC2 माइनस n। और इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करोगे? फॉर्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स है। अच्छा, अब इसे खोल लो n फैक्टोरियल को, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 2 और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये से कट जाएगा। सही? तो ये आ गया n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ? ये नोट कर लीजिए आप लोग। इसका आंसर 9 होगा ना? नहीं नहीं, मैंने नंबर ऑफ साइड्स n ले ली ना सर 6 साइड्स वाले। 6 साइड वाले का देख लेते हैं। हाँ, 9 ही होगा। 9 ही है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैंने कहा है प्रॉब्लम नंबर 12, सॉरी, इसमें मैंने कहा अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स। एक आदमी है, उसके पास 6 फ्रेंड्स हैं।
इन हाउ मैनी वेज कैन ही इनवाइट one or more of them to a tea party. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें मैंने कहा एक आदमी है, उसके 6 दोस्त हैं। अब वो कितने तरीके से उनको अपनी पार्टी में बुला सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन उन्होंने कहा है जब वो बुलाएगा अपने दोस्तों को तो उसमें जो नंबर्स होंगे दोस्तों की वो या तो 1 होना चाहिए या 1 से ज्यादा होने चाहिए। क्लियर है। मान लीजिए उसके 6 दोस्त हैं तो वो कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ वे से 1 या 1 से ज्यादा दोस्तों को अपनी पार्टी में बुला सकता है। मतलब वो किसी 1 को भी बुला सकता है, 2 को भी बुला सकता है, 3 को भी बुला सकता है, 4 को भी बुला सकता है, 5 को भी बुला सकता है और 6 को भी बुला सकता है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले केस में मैं वो ले रहा हूं जिसमें सिर्फ उसने अपने एक दोस्त को बुलाना है पार्टी के लिए। उसके पास 6 लोग हैं, उसमें से एक दोस्त को उसने क्या करना है, बुलाना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज से वो बुला सकता है। नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन इनवाइट वन फ्रेंड। किसी एक दोस्त को बुलाए। वो 6 लोग हैं, 6 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज से सेलेक्ट करेगा वो, 6C1 वेज से। आगे समझ। अच्छा अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन इनवाइट 2 फ्रेंड्स। 2 दोस्तों को बुला सकता है 6 में से, तो वो होगा 6C2। क्या होगा वो, 6C2। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन इनवाइट 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्तों को बुला सकता है, वो होगा 6C3। 6 में से उसको क्या करना है, 3 दोस्तों को बुलाना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज से वो बुला सकता है, 6C3 वेज से वो क्या कर सकता है, उनको बुला सकता है। आगे, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन इनवाइट 4 फ्रेंड्स। 4 दोस्तों को बुला सकता है, 6C4। 5 दोस्तों को बुला सकता है, 6C5। और 6 के 6 दोस्तों को बुला सकता है, 6C6। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे क्योंकि एट ए टाइम वो एक ही जो चीज करेगा ना, या तो एक दोस्त को बुलाएगा या 2 दोस्त को बुलाएगा या 3 दोस्त को बुलाएगा या 4 दोस्त को बुलाएगा या 5 को बुलाएगा या 6 को बुलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगी, वो हो जाएगा इन सबका सम। यहाँ तक क्लियर है भाई। एट ए टाइम जो है वो इनमें से किसी एक को तो ऑप्ट करेगा, या तो किसी एक को बुला लेगा या किन्हीं 2 को या किन्हीं 3 को या किन्हीं 4 को या किन्हीं 5 को या 6 के 6 को वो बुला लेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, इन सारे के सारे वेज को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 13।
देखिए प्रॉब्लम नंबर 13 में इन्होंने क्या कहा है, a boy has 3 library tickets. एक बच्चा है उसके पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं एंड 8 बुक्स of his interest in the library. अच्छा 8 बुक्स हैं उसकी इंटरेस्ट की जिनको वो बोरो कर सकता है. Of these 8 he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed. In how many ways can he choose the three books to be borrowed? सर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है. अच्छा हो जाएगी थोड़ी देर में क्लियर. देखो जब क्वेश्चन तो सुन लो. इसमें मैंने कहा है एक बच्चा है उसके पास 3 लाइब्रेरी की टिकट है, मतलब वो एट ए टाइम 3 बुक्स ले सकता है लाइब्रेरी से. अच्छा 8 बुक्स पर उसकी नज़र है, 8 बुक्स जो है उसके इंटरेस्ट की है जिसको वो बोरो कर सकता है लाइब्रेरी से. अच्छा कंडीशन क्या है, ही डज नॉट वांट टू बोरो मैथमेटिक्स पार्ट 2 अनलेस मैथमेटिक्स पार्ट 1 इज आल्सो बोरोड. अच्छा वो मैथमेटिक्स पार्ट 2 जब तक नहीं लेगा जब तक कि वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 नहीं लेता. सही, दोबारा समझ लो. देखो इसमें उन्होंने कहा है वो मैथमेटिक्स की सेकंड पार्ट जब तक नहीं लेगा जब तक उसको मैथमेटिक्स पार्ट 1 ना मिल जाए. सही, कई बार होता है ना आप बुक्स ढूंढने गए, आपकी कुछ इंटरेस्ट की जो बुक्स होती है कोई दूसरा ले जाता है, तो ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है कि उसको मैथमेटिक्स पार्ट 1 तो दिखे ना और मैथमेटिक्स पार्ट 2 दिख रहा है, तो उस केस में वो मैथमेटिक्स पार्ट 2 नहीं लेगा. अच्छा ऐसी कंडीशन उल्टी नहीं है, उल्टा मतलब पार्ट 1 के लिए नहीं है, पार्ट 1 उसको अगर लेना हो तो सीधा ले लेगा. उसके लिए वो ये नहीं देखेगा उसको पार्ट 2 दिख रहा है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. पार्ट 2 के लिए कंडीशन है, पार्ट 2 वो जब भी बोरो करेगा जब उसको पार्ट 1 मिल रहा होगा. तो ये कंडीशन तो समझ आ गई ना बच्चों. पार्ट 1 वो सीधा बोरो कर सकता है, मगर पार्ट 2 वो जब तक बोरो नहीं करेगा जब तक उसको पार्ट 1 ना मिले. सही, सोचो इसको कैसे करना है फिर मैं आपको बताता हूं. देखो इसमें हम ना 2 कंडीशन लेंगे. केस 1, if he does not borrow पार्ट 2. सही, पहली केस में मैं ये ले रहा हूं कि वो पार्ट 2 ले ही नहीं रहे, पार्ट 2 ले ही नहीं रहे. यहां तक क्लियर है. अच्छा कंडीशन एक बार देख लो,
कंडीशन में उन्होंने कहा है वो पार्ट 2 जब लेगा जब उसको पार्ट 1 मिल रही हो। सही, वो लाइब्रेरी में गया, उसको पार्ट 2 तो नजर आ रही है, पार्ट 1 कहीं नजर नहीं आ रही, तो पार्ट 2 को छोड़ आएगा वो उस केस में। सही। अच्छा, पार्ट 1 के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सही, पार्ट 1 के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, पार्ट 1 उसको दिख रही है, पार्ट 2 नहीं दिख रही, तो पार्ट 1 ला भी सकता है। सही। आप ऐसा करो, 1 मिनट का टाइम है, खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर कर दिया। कर लिया, चलो सही। कितना आंसर आ रहा है आपका? सर 41। 41 आ रहा है, सही है। देखो, केस 1 में मैं क्या ले रहा हूं, इफ ही डज नॉट बोरो पार्ट 2, अगर उसने पार्ट 2 नहीं लिया है, सही, उस केस में देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बोरो 3 बुक्स। सही। अब देखो भाई, उसके पास टोटल 8 बुक्स हैं, 8 में से उसको 3 बुक्स लेनी है, एक बुक वो ले ही नहीं रहा, पार्ट 2 ले ही नहीं रहा मैथमेटिक्स की। सही। अच्छा, अब उसके पास कितनी बुक्स रह गई इंटरेस्ट की? केवल 7 बुक रह गई इंटरेस्ट की। 7 में से उसको कितनी बुक्स लेनी है? 3 बुक्स लेनी है। तो कितने नंबर ऑफ वेज से वो 3 बुक्स ले सकता है? 8 में से 7C3, क्योंकि एक का तो उसने मन बना ही लिया ना कि वो ले ही नहीं रहा पार्ट 2। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पार्ट 2 के लिए कंपल्शन है, पार्ट 1 के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। सही है। पार्ट 2 वो जब ही लेगा जब उसको पार्ट 1 मिल रही हो, मगर अकेली पार्ट 1 भी वो ले सकता है। पार्ट 1 के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, पार्ट 2 के लिए कंपल्शन है। तो मैं 2 केस बना रहा हूँ, पहले केस में जहां वो पार्ट 2 को लेता ही नहीं है, दूसरे केस में जहां पर वो पार्ट 2 लेगा। अच्छा, पहले केस में अगर वो पार्ट 2 नहीं ले रहा है तो उसके पास कितनी इंटरेस्ट की बुक्स थी? 8 में से एक बुक चली गई, तो 7 बुक्स उसकी रह गई इंटरेस्ट की बस। उन 7 में से उसको 3 बुक्स लेनी है, तो कितने नंबर ऑफ वेज से वो 3 बुक्स सेलेक्ट कर सकता है? 7C3 वेज से वो क्या करता है? 3 बुक्स को सिलेक्ट कर सकता है आउट ऑफ 7। सही है। अच्छा, अब देखिए केस 2। केस 2 है, इफ ही बोरो पार्ट 1। सही है। अच्छा, मैं मैथमेटिक्स लिखना भूल गया बच्चों, खुद लिख लेना आप लोग। मैथमेटिक्स पार्ट 2 और यहाँ पे लिखना है मैथमेटिक्स पार्ट 2। पहले केस में उसने मैथमेटिक्स पार्ट 2 नहीं ली, दूसरे केस में वो मैथमेटिक्स की पार्ट 2 ले रहा है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बोरो 6, in which he can borrow 3 बुक्स। अब देखो टोटल उसके पास कितनी बुक्स हैं इंटरेस्ट की? 8। वो पार्ट 2 जो है वो बोरो कर रहा है मैथमेटिक्स की, तो इसका मतलब पार्ट 1 भी बोरो की होगी उसने, तो 2 बुक्स तो उसने बोरो कर ली। 8 बुक्स उसकी इंटरेस्ट की है, 3 बुक्स उसने क्या करनी है? बोरो करनी है। अब उसने मन बना लीजिए मैं तो पार्ट 2 लूंगा। पार्ट 2 अगर वो ले रहा है तो पार्ट 1 भी मिल रहा होगा, तभी तो ले रहा है वो। सही है। तो इस केस में उसको 3 बुक सिलेक्ट करनी थी, 2 ऑलरेडी उसको मिल गई। अब उसको क्या करना है? 6 में से सिर्फ एक ही बुक सिलेक्ट करनी है। तो कितने नंबर ऑफ वेज से वो सिलेक्ट कर सकता है 6 में से एक बुक? 6C1। आगे बात समझ बच्चों? देखो पहले केस में उन्होंने कहा है अगर वो पार्ट 2 बोरो करता ही नहीं है तो 8 में से एक बुक कट गई, 7 बुक रह गई, 7 में से 3 बुक छाटनी है उसको।
तो 7C3 वे से वो 3 बुक्स को छाट लेगा। अच्छा, दूसरे केस में उसको 3 बुक बोरो करनी है और इस बार वो पार्ट 2 लेके जा रहा है अपने साथ मैथमेटिक्स का। अगर वो पार्ट 2 लेकर जा रहा है मैथमेटिक्स का तो ऑब्वियस सी बात है पार्ट 1 भी लेके जा रहा होगा। तो 8 में से 2 बुक्स तो उसकी कंपलसरी हो गई, वो तो उसको लेनी है। तो अब इसके पास कितनी बुक्स रह गई इंटरेस्ट की? 6। और उसको छाटनी कितनी बुक्स हैं? 1। तो 6C1 से वो क्या कर सकता है? एक बुक क्या कर सकता है? छाट सकता है 6 में से। क्लियर है? अच्छा, अब देखो एट ए टाइम या तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे हम या ये कंडीशन फॉलो करेंगे, इसलिए इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम। सही? तो लिख लोगे ना आप लोग? हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा बच्चों? 7C3 प्लस 6C1। तो इसे सॉल्व कर लेना, 40 पर आ रहा होगा ये। कर लिया बच्चों नोट? आगे करें? यस सर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है। हाँ, कर लो नोट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 14। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों क्वेश्चन। इसमें मैंने 18 गेस्ट 18 guests had to be seated half on each side of a long table। एक लंबी सी टेबल है, उसके अराउंड हमें क्या करना है? 18 गेस्ट को बैठाना है। आधों को लेफ्ट में बैठाना होगा, आधों को राइट में बैठाना होगा। अच्छा, आगे नेक्स्ट 4 पर्टिकुलर guests desire to sit on one particular side and 3 others on the other side। Determine the number of ways
in which seating arrangement can be made. बताओ बच्चों कैसे करोगे? अच्छा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर 1 मिनट का टाइम दूंगा, उतने में आप सोचना। देखो एक लॉन्ग टेबल है, इसके यहाँ पर हमें 9 गेस्ट को बैठाना है और 9 को इधर बैठाना है। सही, टोटल 18 गेस्ट है, 9 को इधर बैठाना है, 9 को इधर बैठाना है। अब इसमें 4 का मन पहले से बना हुआ है कि हम किसी एक पर्टिकुलर साइड बैठेंगे, सही, और 3 का दूसरी साइड बना हुआ है, सही। 4 जनों का कॉम्बिनेशन है, ये कह रहे जी हम एक तरफ बैठेंगे, और 3 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना हुआ, वो कहते हैं जी हम अलग बैठेंगे, सही। अलग मतलब एक साथ बैठेंगे। अब आपको बताना है कितने नंबर ऑफ वेज से ये सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, सही। 1 मिनट है, सोचो, बेशक गलत ही सोचो मगर सोचना जरूर है, सही है। फिर मैं बताऊंगा उसमें क्या गलती की है आपने, सही। अगर मैं सीधा क्वेश्चन कराता रहूंगा ना और आप सोचोगे नहीं तो अभी तो समझ आ जाएगा मगर कल तक भूल जाओगे। सर इसमें जो 4 और 3 गेस्ट है वो उनको साथ में बैठना है, मतलब जो 4 है उनको साथ में और 3 को साथ में? नहीं नहीं, 4 जनों का ग्रुप है, वो कह रहे जी हम एक तरफ बैठेंगे, और 3 जनों का ग्रुप है, वो कह रहे हम भी तीनों एक ही तरफ बैठेंगे। और जरूरी नहीं है वो 4 आमने सामने बैठे, हो सकता है 4 यहाँ पे बैठे हो, 3 इनके बगल में बैठे हो। ग्रुपिंग बन जाती है ना कई बार 2-2, 3-3 जनों की, तो कहते हैं जी हम तो एक साथ ही बैठेंगे। जब वो एक साथ बैठेंगे तो एक ही तरफ बैठेंगे, तो 4 जनों की ग्रुपिंग है और दूसरी तरफ से 3 जनों की ग्रुपिंग है, उनकी आपस में कोई वो नहीं है। इन 4 का इन 3 से ना तो कोई दुश्मनी है ना कोई प्यार है, हाँ इन 4 का आपस में है कि हम इकट्ठे बैठेंगे। इन तीनों का आपस में लगाव कि जी हम एक तरफ बैठेंगे, सही है। तो सर हमेशा हर केस लेना पड़ेगा कि 4 आगे बैठे फिर एक सीट छोड़ के बैठे ऐसे? नहीं, उनको तो कंसीडर ही नहीं करना। हम नंबर ऑफ वेज किसको निकालते हैं? जिसको हमें अरेंज करना हो। जो खुद ही पकड़ के बैठ गया अपनी कुर्सी, उसे तो हमें अरेंज करना ही नहीं है। अब मान लो कोई आपको कहता है जी साइंस ली किसी बच्चे ने, तो साइंस में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश यही तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। साइंस में ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं नॉर्मली कंपलसरी होते हैं, बाकी सारे ऑप्शनल होते हैं। जैसे मैं कुछ लिख लेता हूँ, मैथ्स लिख लिया, बायोलॉजी लिख लिया, कंप्यूटर साइंस लिख लिया, इकोनॉमिक्स लिख लिया, सही है, और फिजिकल एजुकेशन। हो सकता है और सब्जेक्ट भी होते हो, मेरी बात समझने के लिए ले लो, सही है। अच्छा, अब कोई कहता है जी बच्चा आया है साइंस साइड में, अब उसको 5 सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं। कितने सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं? 5 सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, सही है। तो अब टोटल सब्जेक्ट कितने अवेलेबल है स्कूल में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सब्जेक्ट अवेलेबल है। 8 में से उसको 5 सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, सही है। तो ये 3 तो कंपलसरी हैं, इन 3 के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप कंप्यूटर साइंस कर सकते इनके बगैर, ना पीसीएम कर सकते, ना पीसीबी कर सकते, सही है। तो ये दिखाने के लिए हमें 8 में से 5 सब्जेक्ट कर रहे हैं। असलियत में हमें क्या करना होता है? इन 5 में से 2 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। ये 3 तो कंपलसरी हैं, सही है। हमें बाहर से देखने में लग रहा है कि हमें 8 में से 5 सब्जेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने हैं, मगर असलियत में हमें क्या करने होते हैं? इन 5 में से कोई से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। चलो हो गया, 1 मिनट कराओ। अब देखो भाई, 18 गेस्ट आए, 4 लोग तो अपनी मनमर्जी से एक तरफ चले गए, बाकी 3 अपनी तरफ से एक तरफ चले गए, तो हमारे पास कितने लोग रह गए? 11 लोग रह गए ना हमारे पास सिर्फ, जिनको हमें अरेंज करना है।
बताओ, सोचो, आप सोच के बताओ फटाफट। 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो 2-3 क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे, मुझे फिर 2-3 क्वेश्चन कम करवाने पड़ेंगे। कर लिया बच्चों? या करवाऊं? बताओ फटाफट बताओ। शिवेश कर रहे हो ट्राई? करो फटाफट करो, ना हो तो बता देना, टाइम ना लग जाए ज्यादा। सर हम 18C11 प्लस 18C7 कर देंगे क्या? नहीं नहीं, देखो टोटल कितने हैं। देखो 4 लोग तो इधर जाके मान लो बैठ गए, सही है, और 3 लोग एक तरफ जाकर बैठ गए। तो मैं इस साइड को पहले पूरा भरता हूं। यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल? 9 लोग हमें बैठाने हैं ना, सही है। तो अब देखो 9 में से 4 लोग तो अपने आप ही आगे बैठ गए और 3 लोग पहले बना के बैठे जी, हम तो इकट्ठे बैठेंगे। तो हमें क्या करना है, 11 जो लोग बच गए हैं उनमें से सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट करना है और उनको यहाँ बैठा देना है। दोबारा समझ लो, पहले मैं अपना तरीका बताता हूँ फिर आप चेक करूंगा, सही है, नहीं तो टाइम पूरा हो जाएगा। देखो भाई 4 लोग ना अपने आप मुंह उठा के यहाँ बैठ गए, सही है। अच्छा, 3 लोग मन बना के बैठ गए कि हम तो इधर बैठेंगे। तो अब इस केस में देखो हमें पहले ये वाली लाइन भरनी है। कितने लोग बच गए हमारे पास? 11 लोग बच गए। तो उन 11 में से हम क्या करेंगे, 5 लोगों को बुला लेंगे अपनी चॉइस से और यहाँ बैठा देंगे बची हुई कुर्सियों पे। तो 11 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 11C5, सही है। अच्छा, अब बाकी 6 जो है अपने आप इधर जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि 6 लोग हैं, उनमें से 6 को अरेंज करने का कोई मतलब नहीं, अपने आप ही जाकर वो क्या होंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे। अच्छा, अब 9 लोग इधर चले गए, 9 लोग इधर चले गए। इन लोगों को 9 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप? 9 फैक्टोरियल वेज से। और इन 9 लोगों को कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज कर सकते हो? 9 फैक्टोरियल से। ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएगी। ये आगे बस समझ? दोबारा समझ लो, यहाँ ना अदर साइड लिखा है, उन्होंने कहा 4 जो है एक तरफ बैठेंगे, बाकी 3 इकट्ठे बैठेंगे मगर अदर साइड बैठेंगे। ये मैंने पहले नहीं पढ़ा था, सही है। 4 लोगों का ग्रुप है, वो कहते हैं जी हम एक तरफ बैठ जाएंगे। 3 लोगों का ग्रुप है, वो कहते हैं जी हम इनके दूसरी तरफ बैठ जाएंगे इकट्ठे, सही है। तो 18 गेस्ट आए, 4 इधर जाकर बैठ गए, 3 इधर जाके बैठ गए। अब हमारे सामने 11 लोग हैं जो खड़े हुए हैं, उनमें से हम क्या करेंगे, 5 लोगों को बुलाएंगे, उन 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे जी यहाँ पर कहीं पर भी बैठ जाओ। तो यहाँ पे 9 लोग इकट्ठे हो गए।
तो 11 में से हमें 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो गया 11C5। अच्छा अब बच गए 6 लोग जो खड़े हुए हैं, वो 6 अपने आप, यहाँ पे 6 कुर्सियां अपने आप ही बैठ जाएंगे, उनमें हमें सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 9 लोग यहाँ बैठ गए, 9 लोग यहाँ बैठ गए। अब इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 9 लोगों को हम? 9 फैक्टोरियल से। और यहाँ पे 9 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल से। तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएगी। क्लियर बच्चों ये तो?